अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड लाइफ। अब हम स्टार्ट करेंगे बी कैटेगरी पार्ट 2 फार्मास्यूटिक्स 2 का चैप्टर नंबर 1 जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड। यहाँ पे हम पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हम बहुत सारे प्रोसेसेस को स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। इसमें यहाँ पे टैबलेट्स और कैप्सूल्स का जिक्र किया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स की फॉर्मुलेशन किस तरह से की जाती है, कौन से प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं, किस तरह की फॉर्मुलेशन तैयार की जाती हैं। हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन से कि फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन होती क्या है। डॉक्टर आर कृष्ण कहते हैं कि जब तक कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसको स्टेबल या इफ़ेक्टिव फार्मूलेशन की फॉर्म नहीं दी जाती, बेशक उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई की जितनी भी कोई इम्पोर्टेंस है, जितने भी उसके कोई फ़ायदे फ़वाइद हैं, जब तक उसकी कोई स्टेबल और इफ़ेक्टिव फार्मूलेशन नहीं बन जाती वो वर्थलेस है। अब फिर हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी आ जाता है, इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस जैसे बाइंडर, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, या जितने भी सब्सटेंसेस जिनकी किसी भी फार्मूलेशन में ज़रूरत है उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जब उनको कंबाइन करके एक फाइनल मेडिसिन की फॉर्म दे दी जाती है, उसको फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन का नाम दे दिया जाता है। फार्मूलेशन स्टडीज़ के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हम कोई भी ऐसी फार्मूलेशन बनाएं, कोई भी ऐसी मेडिसिन तैयार करें जो स्टेबल हो और पेशेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल भी हो, यानी वो फ़ायदेमंद भी हो और ये भी हो कि पेशेंट्स उसको इजीली इस्तेमाल कर लें। अब देखा जाए कि फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस लिए फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस बनाई जाती हैं। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस के अंदर सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, किस हर तरह की फार्मूलेशंस आ जाती हैं। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कोई सॉलिड ही आएगा इसके अंदर या लिक्विड ही आएगा। हर तरह की मेडिसिनल प्रिपरेशंस जो तैयार की जाती हैं उनको फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन का नाम दे दिया जाता है। अगर देखा जाए कि फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है जिसमें डिलीवरी ऑफ ड्रग टू पेशेंट इन रिक्वायर्ड अमाउंट, कि कोई भी पेशेंट है उसके अंदर एक मखसूस अमाउंट में ड्रग को डिलीवर करना। दूसरा नंबर पे इसका ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम रेट नेसेसरी टू अचीव अप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक बेनिफिट्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई मेडिसिन हम लेते हैं उसके अप्रोप्रिएट हमें डोज चाहिए होती है जो एक थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट को पैदा करे। तो हमें एक ऑप्टिमम रेट में मेडिसिन लेने के लिए, ताकि वो हमारी बॉडी में अप्रोप्रिएट थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट पैदा करे, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस तैयार की जाती हैं। तीसरे नंबर पे इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बना ली गई है, प्रोड्यूस हो गई है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो, बेटर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। यहाँ पे बताया गया कि मोस्ट कॉमन सॉलिड डोजेज फॉर्म्स जो हम डेली लाइफ में भी अपनी जो नॉर्मली रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं वो हैं टैबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह। अगर हम देखें कि टैबलेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सॉलिड डोजेज फॉर्म ओरली यूज़ होने वाली हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म में पाउडर्स भी आ जाते हैं, कैप्सूल्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ और भी जो हैं वो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है वो है टैबलेट्स। अगर हम देखें कि टैबलेट्स की क्या ऐसे एडवांटेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है, उसमें सबसे पहले ये है द ईज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी टैबलेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरे नंबर पे अगर इसका एडवांटेज देखा जाए, कन्वीनियंस ऑफ पेशेंट, यानी एक मेडिसिन है वो पेशेंट के लिए लेना बहुत आसान हो जाता है। एक मेडिसिन में एक प्रॉपर डोज होती है, उसको बता दिया जाता है आपने 1 गोली खानी, 2 गोली खानी, वो आराम से अपनी जो है उस अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेडिसिन को ले सकता है। तीसरे नंबर पे है एक्यूरेट डोज एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन दूसरे सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं, जैसे पाउडर्स की बात कर लें, उसमें जब पाउडर्स को लिया जाता है उनकी डोजेज फॉर्म जो है एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन जो एक टैबलेट है उसकी एक्यूरेट डोजेज फॉर्म होती है। जैसे पैरासीटामोल की बात कर ली जाए, 500 mg है तो उसके अंदर पूरे के पूरे 500 mg पैरासीटामोल मौजूद है, उसकी डोजेज एक्यूरेट है, उसमें हमें डोज कम ज़्यादा होने का कोई ख़तरा नहीं रह जाता।
और सबसे लास्ट बात ये कि जो ये टैबलेट्स होती हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म में, इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होती हैं या जो प्रिंटर्स वगैरह होती हैं, उनकी स्टेबिलिटी इनकी निस्बत कम होती है। जो ये सॉलिड टैबलेट्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करें फॉर्मुलेशन ऑफ द टैबलेट्स की। तो टैबलेट्स के अंदर जस्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो एक मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं, जिसमें इन्होंने उसको एक्सिपिएंट्स का नाम दे दिया। एपीआई के अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट्स किसी भी मेडिसिन की फार्मुलेशन में इस्तेमाल हुए हैं, उसको एक्सिपिएंट्स का नाम दे दिया। उसमें एग्जांपल दी है डाइल्यूएंट्स की, फॉर एग्जांपल लैक्टोज, किसी भी जो आप फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, बाइंडर्स की कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए जो अंदर कंपोनेंट यूज़ किया गया है, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉलीविनाइल पायरोलिटीन की बात कर ली गई है। लुब्रिकेंट्स फॉर एग्जांपल टार्क, बफर्स, स्टेबलाइजर्स, डिसइंटीग्रेंट्स, कलरेंट्स, फ्लेवर्स प्लस स्वीटनर्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं, इनमें से कोई भी कंपोनेंट किसी भी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में अकॉर्डिंग टू द नीड्स यूज़ किया जा सकता है किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी टैबलेट्स, कि टैबलेट्स कितनी तरह से हम तैयार कर सकते हैं। टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बेसिक 3 मेथड्स हैं, वेट ग्रेन्यूलेशन, ड्राई ग्रेन्यूलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन। यहाँ पे हम बात करें कि हम ग्रेन्यूलेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ग्रेन्यूलेशन को क्यों यूज़ किया जाता है। हम डायरेक्ट पाउडर से भी तो बना सकते हैं। देखिए, जो ग्रेन्यूल्स होती हैं ना, उनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो पाउडर से बहुत बेहतर है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ग्रेन्यूल्स की ये है कि ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है कंपोनेंट एपीआई जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दूसरे नंबर पे ये कि इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसी वजह से जब टैबलेट्स की फॉर्मेशन की जाती है तो उसमें वेट ग्रेन्यूलेशन मेथड और ड्राई ग्रेन्यूलेशन मेथड को भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं वेट ग्रेन्यूलेशन मेथड की, कि वेट ग्रेन्यूलेशन मेथड से मेडिसिन किस तरह से तैयार करते हैं। अगर इसके स्टेप्स की बात की जाए तो सबसे पहले ये है वेइंग, यानी जितने इंग्रेडिएंट्स आपकी फॉर्मुलेशन के अंदर आपको चाहिए उनको प्रॉपरली वेट कर लिया जाता है। जितने किसी भी इंग्रेडिएंट की कोई भी आपको जो है जितनी अमाउंट चाहिए, जितनी क्वांटिटी चाहिए, उसको अच्छे से मुहैया कर लिया जाता है। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग द और इंग्रेडिएंट्स, यानी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना, जिसमें एपीआई भी होगा, इसके अलावा दूसरे एक्सिपिएंट्स भी होंगे, उनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। प्रिपेयरिंग वेट ग्रेन्यूलेशन। अब वेट ग्रेन्यूलेशन को हम कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए सबसे पहले बाइंडर को लेंगे, जो बाइंडर हमें चाहिए होगा फॉर्मुलेशन के अंदर। उस बाइंडर का हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे, उसको हम ऊपर के तमाम ब्लेंडेड इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे। जब हम उसको ऐड कर लेंगे तो वो हमें एक कॉम्पैक्ट वेट मास दे देगा। जैसे हम आटा गूंथते हैं, उसके अंदर हम कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, फिर उसके बाद जो डो से बन जाती है, ये भी एक ऐसी फॉर्म बन जाएगी, एक कम्पैक्ट सी वेट मैस हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्क्रीनिंग द डैम्प मैस। अब हमें क्या करना है, जो वेट मैस हमने बना लिया है, कम्पैक्ट मैस हमारे पास बन गया है, उसको हमने किसी भी अप्रोप्रिएट साइज़ की सीव के ऊपर उसको हमने रगड़ना है, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रैन्यूल्स में तब्दील हो जाए। जो ग्रैन्यूल्स हमारे पास बन जाएंगे, नेक्स्ट हम उसकी ड्राइंग करेंगे। जब वो ग्रैन्यूल्स ड्राई हो जाएंगे तो हम उसको दोबारा से उसे सीव में से गुजारेंगे, ताकि हमें अप्रोप्रिएट साइज़ के ग्रैन्यूल्स मिलें। अगर उनमें से कोई ग्रैन्यूल टूट गए हैं या सही से नहीं बने, वो बाहर निकल जाए, अप्रोप्रिएट साइज़ के ग्रैन्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हों। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लुब्रिकेशन, यानी हम लुब्रिकेंट का ऐड कर दें, लुब्रिकेंट ऐड कर देंगे ताकि हम आसानी से उसको टैबलेट की फॉर्म दे सकें। सबसे लास्ट स्टेप ये है मेकिंग द टैबलेट्स बाय कंप्रेसिंग, यानी फिर ये जो हमारे पास ब्लेंड टोटली बन चुका है, जिसमें हमने एपीआई भी डाल लिया है, अदर एक्सिपिएंट्स भी डाल लिए हैं, बाइंडर भी डल गया है, लुब्रिकेंट भी डल गया है, ये सारा जो हमारे पास एक फाइनल ब्लेंडिंग प्रोडक्ट आ गई है, उसको हम कंप्रेसिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं, जो उसको बाद में टैबलेट्स की फॉर्म दे देती है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड की। ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड ऐसी टैबलेट्स की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम वाटर का यूज़ नहीं करते। इसके अंदर हम किसी वाटर का ऐसे ये सॉल्वेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बाइंडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
इंग्रेडिएंट्स को डायरेक्टली जो है वो ब्लेंड कर लिया जाता है किसी मशीन के अंदर, उसको कंपैक्ट करके एक स्लग की फॉर्म दे दी जाती है, जिसको बाद में तोड़कर जो है वो उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में या फिर पैलेट्स में तब्दील कर लिया जाता है। अब अगर इसके स्टेप्स की बात करें हम, तो इसमें पहला स्टेप वेट ग्रेनुलेशन के जैसा ही है, यानी वेइंग एंड ब्लेंडिंग इंग्रेडिएंट्स के पहले जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से हमने वेट कर लेना है, उनकी क्वांटिटी अप्रोप्रिएट लेनी है, फिर उनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। स्लग फॉर्मेशन बाय कंप्रेशन, यानी किसी मशीन में जो कंप्रेसिंग मशीन है उसके अंदर सब इंग्रेडिएंट्स को डाल देना है और फिर उनको अच्छे से कंप्रेस कर लेना है, वो एक स्लग की फॉर्म आपके पास आ जाएगी। उसके बाद क्रशिंग ऑफ स्लग, फिर उस स्लग को किसी ग्रेन्युलेटर में डाल के वो क्रश को जो है स्लग को क्रश कर लिया जाएगा ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्क्रीनिंग इनटू ग्रेन्यूल्स, यानी जो ग्रेन्यूल्स बने हैं उनकी स्क्रीनिंग कर ली जाएगी, उनको उनके जो अप्रोप्रिएट साइज़ के ग्रेन्यूल्स हैं वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे। यहाँ पे इनटू नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ आएगा, स्क्रीनिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास मिक्सिंग ऑफ लुब्रिकेंट, फिर हमने फाइनल उसको टैबलेट की फॉर्म देनी है तो हम ग्रेन्यूल्स के साथ लुब्रिकेंट्स को मिक्स करेंगे। उसके बाद मेकिंग टैबलेट प्लस कंप्रेशन, जो वेट, जैसे हमने वेट ग्रेनुलेशन का लास्ट स्टेप किया था कि जब हमारे पास सारा ब्लेंड बन गया था हमने उसको किसी मशीन में डाल दिया और वहाँ से टैबलेट पंचिंग मशीन में उसको स्पेशली डाला जाता है और वहाँ से टैबलेट्स बन के बाहर आ जाती हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में भी हम यही स्टेप करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई कंप्रेशन की, कि ड्राई कंप्रेशन में हम किस तरह से जो है वो टैबलेट्स तैयार करते हैं। अगर इसमें स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ड्राई ग्रेनुलेशंस जो हैं ये ऐसी मेडिसिन, ड्राई ग्रेनुलेशन में ऐसी मेडिसिन बनाए जा सकते हैं जिसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलरेडी या तो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है, लेकिन अगर पाउडर की फॉर्म में भी हैं तो उनकी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। अब कि वो अगर उन्हें ऊपर से फोर्स लगा के उनको डायरेक्टली कंप्रेस किया जाए टैबलेट पंचिंग मशीन में तो वो एक टैबलेट की फॉर्म ले लें और वो बाद में टूटे ना, ख़राब ना हो। मेथड की बात की जाए तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके डायरेक्टली टैबलेट पंचिंग मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। इसमें किसी किस्म के ग्रेन्यूल्स वगैरह नहीं बनाए जाते, या तो जो मटेरियल है इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलरेडी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, या फिर उनकी अगर पाउडर की फॉर्म में है तो उनकी जो है वो एडहेसिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनको डायरेक्टली कंप्रेस करके टैबलेट की फॉर्म दी जा सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स। अगर हम बात करें कैप्सूल होता क्या है, तो ये ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसमें किसी भी हार्ड या सॉफ्ट शेल के अंदर, बेशक वो जेलेटिन से बना है, बेशक वो स्टार्च से बना है, बेशक किसी भी और मटेरियल से बना है, लेकिन उस शेल की एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए कि वो हमारी बॉडी के अंदर जब हम स्वेलो कर लें तो वो हमारी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, ताकि उसके अंदर जो यूनिट डोजेज फॉर्म है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाए। तो अगर हम बात करें कि कैप्सूल्स, कैसे हम कैप्सूल्स को डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर एक यूनिट डोज किसी हार्ड या सॉफ्ट शेल के अंदर होती है जो जेलेटिन से बना हो, स्टार्च से बना हो या सिमिलर मटेरियल से बना हो, और इसको ऑरली जो है वो स्वेलो कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल शेल जो है ये किस तरह का होता है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल शेल जो है ये 2 सेक्शंस पे मुश्तमिल होता है। एक इसकी कैप्सूल बॉडी होती है, दूसरा इसका शॉर्टर पार्ट होता है यानी कैप। अगर देखा जाए कि अब हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स जो हैं किस तरह से इनको प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है डेवलपिंग प्लस प्रिपेयरिंग फार्मूलेशन, यानी जिस तरह की हम यूनिट डोज उस कैप्सूल के अंदर बंद करना चाहते हैं, पैक करना चाहते हैं, सबसे पहले उस फार्मूलेशन को, उसका फार्मूला डेवलप किया जाता है, बाद में उसको तैयार कर लिया जाता है। जब वो पाउडर हमारे पास तैयार हो जाता है फिर हम एक सूटेबल साइज़ का कैप्सूल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्टिंग कैप्सूल साइज़, जो भी हमें साइज़ मुनासिब लगे, जो इजीली अंदर जो है ऑरली इनटेक करना आसान हो, जिसमें जो है पूरी की पूरी डोज, यूनिट डोज आ जाए, हम वो साइज़ का कैप्सूल सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फिलिंग कैप्सूल बॉडी, यानी जो कैप्सूल हमने ले लिया है उसके अंदर हमने अपना मटेरियल जो है वो अच्छे से फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कैप्सूल सीलिंग, कि अगर हमें ख़तरा है कि यही ना हो कि वो कैप्सूल बॉडी में अंदर जाते जाते किसी और पार्ट में टूट जाए और वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट हमने अंदर पैक किए हैं, जो फॉर्मुलेशन हमने अंदर उसके डाली है, वो वहाँ पे यूज़फुल ना हो या वहाँ पे नुकसानदेह हो,
ऐसी सूरत में क्या किया जाता है कि कैप्सूल को सील कर लिया जाता है और ताकि वो उसी हिस्से में जाके खुले जहाँ पे वो डिज़ोल्व हो और जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। तो मतलब ये कि कैप्सूल की सीलिंग ऑप्शनल है, अगर ज़रूरी है तो आप कर लें, नहीं करना चाहते हो तो ना करें। लास्ट स्टेप है आपके पास क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग द फिल्ड कैप्सूल। जो कैप्सूल अब आप भर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है उसकी फॉर्मुलेशन, उसको अच्छे से साफ़ करें, पाउडर वगैरह उसके ऊपर से रिमूव करें और उसके ऊपर से पॉलिश कर लें। पॉलिशिंग यहाँ पे पेशेंट कंप्लायंस के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि अगर कोई मेडिसिन आप बना रहे हैं उसके अंदर पेशेंट कंप्लायंस को बड़ा मद्देनज़र रखा जाता है। पेशेंट कंप्लायंस ये है कि पेशेंट के लिए वो मेडिसिन लेना एक तो आसान हो, दूसरा वो अच्छी तरह से वो मेडिसिन ले, दूसरा ये कंप्लायंस का मतलब ये है कि वो उस मेडिसिन को लेना चाहे, खुद से खाना चाहे उस मेडिसिन को। बस आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।